बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। इस मुलाकात ने जलती पर तेल डाल दिया है और इस मुलाकात का एलामिया जो नून लीग की तरफ से जारी हुआ है उसमें एक पैराग्राफ ने पूरे का पूरा मंसूबा बेनकाब कर दिया है। सबके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में कूद पड़ी है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये पैगाम दे चुके हैं कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, ना ही मुल्क के अंदर किसी ताकतवर के सामने, ना ही आलमी ताकतों के सामने। यहां तक कि खान साहब ने अपनी बहन के जरिए कल ये पैगाम भेजा कि हम अमेरिका में डोनाल्ड लू, जिसने साइफर वाले मामले का जो मरकजी किरदार है, उसके ऊपर केस कर देंगे। इस सब के अंदर पीटीआई जो है वो भी इस पूरे के पूरे मामले में कूद पड़ी है और अब खेल जो है वो बड़ा अहम मोड़ इस वक्त इख्तियार कर चुका है। वहीं दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान मैदान में कूदे हैं और जलसे जुलूसों कन्वेंशंस के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है, और वो खबर है इमरान खान साहब के खिलाफ एक और बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तैयार हो चुकी है। खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इससे पहले भी होती आई, लेकिन इस मरतबा इमरान खान साहब को बजाते खुद फाइनेंशियली करप्ट साबित करना मकसूद है। इससे पहले तमाम तर लोग ये बात करते रहे कि इमरान खान साहब के आसपास लोग करप्ट थे, इमरान खान साहब के अपने किरदार के ऊपर फाइनेंशियली उनके ऊपर कोई करप्शन की बात करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब जो अगला स्टेप है वो इमरान खान साहब को फाइनेंशियली करप्ट साबित करना भी है। ज्यादा खबरें हैं, बड़ी अपडेट्स हैं, सारी की सारी आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है और इस असर को जायल करने में आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, सहूलतकारियां जारी हैं, और सहूलतकारियां क्यों ना जारी हों, क्योंकि इस वक्त निज़ाम ने, सिस्टम ने बहुत कुछ डिसाइड कर लिया हुआ है। नवाज शरीफ साहब के तारीखी सरेंडर के बाद, नवाज शरीफ साहब की जानिब से वोट को इज्जत दो के बयानिए को दफन करने, बल्कि उसका सौदा करने के बाद अब सहूलतकारियां ही होनी है लाडला प्रो मैक्स की। और ये लाडले भी नहीं है, ये कोई लाडलेपन की भी आखिरी हदों को छूते हैं और अनोखा लाडला खेलन को मांगे अवाम, और मुल्क और अवाम के साथ ये खेलना चाहते हैं जिस तरह से इसहाक डार खेलना चाह रहे थे। और हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। अब नाज़रीन किराम, एहतसाब अदालत आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन ने आशियाना इकबाल केस पर फैसला सुनाते हुए साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और 10 मुल्जिमान को रेफरेंस से बरी कर दिया। यह आशियाना इकबाल रेफरेंस 2018 में दायर किया गया था, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी नामजद थे। अदालत ने इस रेफरेंस में जिन तमाम मुल्जिमान को बरी किया उनमें शहबाज शरीफ के अलावा फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, शाहिद शफीक, बिलाल कदवाई, इम्तियाज हैदर, इसरार सईद और आरिफ भट्ट शामिल हैं। इसके अलावा अदालत 2 मरकजी मुल्जिमान को पहले ही रेफरेंस से बरी कर चुकी है। और इस सब के अंदर नैब ने कहा था कि 16,000 गरीब शहरियों ने इसमें 61 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। कंपनियों की नाअहली की वजह से हुकूमत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। अदालत ने इस रेफरेंस में 10 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद की थी, लेकिन अब चूंकि आपको पता है कि पूरे का पूरा निजाम, और अब अदालतें भी क्या करें, जब नैब वाले वहां पर जाकर ये कह देंगे कि जी ये ऐसे है ही नहीं, हमें इस बंदे के ऊपर कोई केस करना ही नहीं है, हम हाथ खड़े कर रहे हैं, तो जब मुद्दई जो है वो अपने हाथ खड़े कर देगा तो फिर अदालती निजाम तो सिर्फ और सिर्फ एक मजाक ही बन के रह जाता है। और ये अदालतों के साथ सिर्फ और सिर्फ निजाम जो है वो अपना काम ले रहा है अदालतों से, कि जब अदालतों में किसी को लेकर जाना होता है इदारे उस वक्त तैयार होते हैं, चाहे वो आपकी पुलिस हो, चाहे वो आपकी ब्यूरोक्रेसी हो। और जब आपने लाडला किसी को बना लेना हो, दोबारा अडॉप्ट करना हो, उस वक्त एक मरतबा फिर उसी वही ड्रिल कर दी जाती है। इस सब के अंदर किसी का फायदा हो या नुकसान वो एक अलग चीज है, लेकिन इसमें सिस्टम का नुकसान जरूर हो रहा है, निजाम का नुकसान जरूर हो रहा है और निजाम पर से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। अब वही कल एक और जो बात हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिस्कस के, खान साहब को अल्लाह ना करे इस सब के अंदर सजाए मौत हो सकती है। अब वहां पर इसी सब के अंदर
عمران خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے 10 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ، اور یہ 10 صفحات پر مشتمل ہے یہ فیصلہ، لیکن اس میں جو آبزرویشن ہے وہ بڑی خطرناک ہے اور یہ آئندہ آنے والے وقت کا پتہ دے رہی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جرم پر اکسانے، جرم کی سازش یا معاونت کرنے والے کو مرکزی ملزم کی طرح ہی دیکھا جائے گا، اور اس سب کے اندر عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر لگی دفعات میں سزا عمر قید، سزائے موت ہے، شاہ محمود قریشی کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ بلا شبہ ضمانت اور سزا روکنا نہیں، عمر قید اور سزائے موت کے ملزمان کو عدالتیں ضمانت دینے میں احتیاط سے کام لیتی ہیں، جبکہ اس قسم کے کیسز میں جب تک معقول وجہ موجود نہ ہو ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اور اس سب کے اندر ناظرین کرام یہ جو عدالت نے آبزرویشن دی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو دفعات ہیں ان میں انہیں سزائے موت یا عمر قید مل سکتی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی اسی تناظر میں دیکھے جائیں گے اور یہی سزائیں ان کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس سب میں یہ معاملہ، آپ اس کی سنگینی کو، سائفر کیس کے معاملے کی آپ دیکھیں کہ سیریسنس کو ذرا سمجھیں، جو میں پچھلے تقریباً 2-3 ہفتے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں خان صاحب کو انتہائی سنگین سزا دینی ہے، اور یہ سائفر کیس میں ہی دینی ہے۔ یہ نیب والے کیسز اس وقت تک کے لیے ہیں جب تک عمران خان صاحب جو ہیں انہیں اس ساری کی ساری سچویشن میں اس پورے سینیریو میں اندر رکھنا مقصود ہے۔ یہ نہ ہو کہ سپریم کورٹ سے سائفر کیس میں خان صاحب کی ضمانت ہو جائے تو وہ کچھ دن کے لیے باہر آ جائے، سزا جو ہے وہ سائفر کیس میں ہی دینا مقصود ہے۔ یہ چیز اس وقت ٹاپ لیول پہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر تو ہمارے چیف الیکشن کمشنر سے بھی غیر ملکی سفیر جو ہیں وہ آ کے مل لیتے ہیں، بلوچستان میں جا کے سیاستدانوں سے بھی مل لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اس وقت بھی بہت سی ملاقاتیں، بہت سی تصویریں اور ایک پورا سسٹم جو ہے وہ ایک منظر عام پر آیا تھا۔ اب جو امریکی سفیر ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ اور بڑی اہم ترین ملاقاتیں بھی کی ہیں کچھ بڑے اہم ترین سیاستدانوں سے، اور اب نواز شریف صاحب سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ پہلے میں آپ کو نون لیگ کی طرف سے جو پریس ریلیز ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی۔ محمد نواز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے خاص طور پر مختلف امریکی رہنماؤں سے اپنی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام امریکی رہنما پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال خاص طور پر عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، اور اس سب کے اندر یہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے کہ انہوں نے عام انتخابات کی تیاریاں اور سیاسی اور معاشی صورتحال کے اوپر گفتگو کی نون لیگ کے مطابق۔ محمد نواز شریف نے اعتماد کا اظہار کیا کہ آج ملک کو درپیش لاتعداد مسائل اور بحرانوں سے نکلنے میں پاکستان کے عوام کو ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنا بھرپور اعتماد کریں گے۔ نواز شریف صاحب نے یہ بتایا امریکی سفیر کو کہ پکا ہے آلموسٹ کام، اور اس سب کے اندر بہت سی چیزوں کے اوپر گفتگو ہوئی اور پختہ اور مستحکم شراکت داری کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اور اس سب میں یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پریس ریلیز میں لکھ رہی ہے کہ امریکی سفیر نے مسلم لیگ نون کے قائد کے ساتھ امریکی ترجیحات پر بات کی، اور ملاقات کے دوران خوشگوار اور کھلے انداز میں گفتگو پر محمد نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اتنی کھلے ڈلے انداز کے اندر مجھ سے یہ گفتگو کی ہے۔ اب اس کے اوپر بہت سی انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا پریس ریلیز آ چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے امریکی سفیر کی عدالت سے سزا یافتہ مجرم سے ملاقات کے اعلامیے کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت قرار دیتے ہوئے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اعلامیے کے مندرجات اس سازش کا تسلسل ہے جس کے تحت عمران خان کی منتخب اور جائز جمہوری حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ امریکی سفیر کی عدالت سے سزا یافتہ نواز شریف سے ملاقات کے اعلامیے کے بعد سازش اپنی مکروہ اور نفرت انگیز شکل و صورت کے ساتھ پوری قوم کے سامنے آشکار ہو چکی ہے۔ غیر سیاسی، غیر جمہوری اور غیر آئینی آمریت کی نرسری میں جنم لینے والے خاندان نے اپنے اقتدار کے لیے ہر داخلی اور خارجی بیوپاری سے پاکستان کے مفادات کی سودے بازی کی۔ نواز شریف جب بھی وزارت عظمیٰ تک پہنچا یہ دستور، جمہوریت اور قومی مفاد کو ملکی اور غیر ملکی طاقتوں کے ہاں گروی رکھ کر پہنچا۔ آج یہ شخص قومی اسمبلی کی اپنی نشست جیتنے کے قابل نہیں، مگر ریاستی پناہ اور بیرونی آقاؤں کی شے پر سلطانی جمہور کی بساط لپیٹ کر جمہوریت کے چیتھڑوں پر اپنے اقتدار کا تخت سجانا چاہتا ہے۔ امریکی سفیر سے ملاقات کے اعلامیے میں سفیر موصوف کی جانب سے عوام پاکستان سے ایک مرتبہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنے بھرپور اعتماد سے نوازنے کی توقع، سفارتی آداب، دو طرفہ تعلقات، عالمی قوانین اور منصب سفارتکاری کے بنیادی قواعد و ضوابط سے سنگین انحراف اور قابل وضاحت
वजाहत मामला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मज़कूरा एलामिये के मंदरजात का फौरी नोटिस ले और इस सब के अंदर दफ्तर खारजा के जरिए अमरीकी सिफारत खाने और अमरीकी इंतजामिया से मामले की वजाहत को तलब करे। इसके साथ ही साथ मुल्की सलामती, आइन, जमहूरियत, इंतखाबात की शफाफियत के खिलाफ कोई साजिश या एलानिया कदम कौम हरगिज कबूल नहीं करेगी और इसके मुल्की हम आहंगी, दाखिली सलामती और कौमी यकजहती पर संगीन असरात मुरतब होंगे। तहरीक इंसाफ आइन की बालादस्ती, जमहूरियत के दिफा, इंतखाबात की शफाफियत और कौम की हकीकी आज़ादी के एजेंडे से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। बहुत सख्त, बहुत क्लियर एलामिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी कर दिया गया। और इसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, ये लोग कह रहे थे ना कि आज PTI जो है वो अमरीकी फर्म ज़ाहिर कर रही है, अमरीका के कदमों में गिर गई है, वो सारे जो इस तरह के नैरेटिव बन रहे थे, आज उन नैरेटिव्स को भी इस एक एलामिये ने, जो इंतहाई सख्त एलामिया जारी किया गया नवाज शरीफ की अमरीकी सफीर से मीटिंग पर, उसको दफन कर देते हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान साहब उन लीडरान में से हैं जो अफाम तफहीम की बात करते थे पहले भी और आज भी, और मुझे बड़ी हैरत होती है वो सारे के सारे PTI के लोग जो खान साहब को कहते थे खान साहब मज़ाहमत का बयानिया अपनाएं, टकराव होगा तभी बात होगी, और जो मफाहमत की बात करते हैं वो बुज़दिल हैं, लेकिन वो सारे के सारे बहादुर सबसे पहले भाग गए। और मफाहमत की बात करने वाले जितने भी लोग थे, असद कैसर साहब, अली मोहम्मद खान साहब, परवेज़ इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये सारे के सारे खान के साथ डटे रहे। क्यों डटे रहे? क्योंकि ये खान के साथ लॉयल थे और ये लॉयल्टी में सही मशवरे देते थे। अली मोहम्मद खान साहब की अदालत के अंदर गुफ्तगू सामने आई है और उसमें उन्होंने बड़ी आम बातें की, नवाज शरीफ साहब के वोट को इज्जत दो के बयानिए के हवाले से भी, और दीगर भी कुछ बातें कही हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि अली मोहम्मद खान साहब ने एक बात कही है कि जी हम अपने हलकों में कन्वेंशंस जो है वो बहुत जल्द अपने शुरू करने जा रहे हैं, और ये एक बड़ी आम बात है, जाहिर बात है कि अब कन्वेंशंस का वक्त भी आ गया। इलेक्शन शेड्यूल के बाद तो फिर रंग ही और होगा, माहौल ही और होना है, और इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली वो उतनी आज़ादी, PTI के लोग इस वक्त रोपोश हैं, कुछ गायब हैं, कुछ अरेस्टेड हैं, लेकिन इस सब के बावजूद PTI बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगर बैलेट पेपर पर बल्ला हुआ, अवाम बाकी अपने मामलात संभाल लेगी, और कन्वेंशन शुरू करने जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अच्छा, उसके साथ ही साथ इस वक्त फैसल वाडा साहब, आपको पता है कि ताकतवरों के बहुत करीब हैं, और वाडा साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। वाडा साहब की बात को इसलिए हम इग्नोर नहीं कर सकते। वाडा साहब की बात में बहुत वजन है। वाडा साहब जो कहते हैं उसे मान लेना चाहिए कि ये होने वाला है, इसका मतलब है बड़े टॉप लेवल से उन्हें ये बात पता लगी है। तो फैसल वाडा साहब जो है उन्होंने ये बात कही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मरतबा इम्कानात ये है, बीच में बात हो रही थी कि बैरिया टाउन अपने आप को बैरिया टाउन दिवालियापन जो है वो डिक्लेयर करने जा रहा है, लेकिन मलिक रियाज साहब की एक ऑडियो आई कि अल्लाह का शुक्र है हम इतने सालों से ये कर रहे हैं, साजिश हुई हमारे खिलाफ, हर साजिश को हमने नाकाम बनाया, और इस तरह की बातें। लेकिन मलिक रियाज साहब के वाले से ये बात आई कि यहाँ से भी कुछ लोग गए, उन्होंने मलिक रियाज साहब को दुबई में कन्विंस किया, फिर 2 इस्लामाबाद के साफियों को भेजा गया मलिक साहब को कन्विंस करने के लिए। मलिक साहब बिजनेसमैन है, वो ये नहीं चाहते थे कि इस तरह का मामला हो, लेकिन यूँ लग रहा है कि शायद मलिक रियाज साहब को भी कन्विंस कर लिया गया हो। मलिक रियाज साहब नहीं चाहते थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि एक बिजनेसमैन नहीं ऐसे मामलात में डलना चाहता, लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस जो है उसके अंदर मलिक रियाज साहब की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा सकती है। ऑल्दो PTI ने वो सारे जो डोनर की तरफ से लैंड दिया गया वो सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए, जिसमें ये बात कही गई है कि ये जो लैंड दिया जा रहा है ये कोई जो ट्रस्टी है वो अपने लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता, इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसके अपने ख़ानदान वाले इस ट्रस्ट से कोई तनख्वाह की सूरत में भी कुछ नहीं ले सकते। तो इतनी सख्त रूल्स के अंदर। और इमरान खान साहब ने कल जज मोहम्मद बशीर साहब से पूछा ना कि जज साहब बताएं ज़रा कि मैंने ये कैसी करप्शन की है कि जिससे एक सीरत नबी और मजहबी मामलात के लिए एक हाई लेवल स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी बनी, जहां पर बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, इसमें मेरा फ़ायदा कैसा? ये तारीख की अपनी नौयत की एक बड़ी मुनफरिद करप्शन है जिसमें मुझे आपने अंदर रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई फ़ायदा कर पाएगी? 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस खान साहब के खिलाफ हो चुकी हैं, उनका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसका क्या होना है ये भी सबको पता है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।